एक बार फिर आप सबका स्वागत है कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। मैं हूं सौरभ, स्टूडियो में हमारे साथ हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, राजकुमार सिंह जी, समीर चौगांवकर जी। सर कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें बता दें, अपडेट दे दें और फिर आपको एक भारत की एक महत्वपूर्ण खबर वो बताता हूं। पाकिस्तान की खबर आपको शुरुआत में बताते हैं। इमरान खान को उन्हीं के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अस्पताल ले जाओ, लेकिन उनको इलाज नहीं मिल रहा है और अब उसको लेकर के एक बार फिर विवाद बढ़ गया और अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विवाद बनता जा रहा है। उनकी पार्टी पीटीआई ने आरोप लगाया है कि डॉक्टर्स की सलाह के बावजूद उनकी सीटी एंजियोग्राफी नहीं कराई गई। इमरान खान की बहनों ने शिफा अस्पताल में जांच कराने की लगातार मांग की। अब इंटरनेशनल क्रिकेट के 22 दिग्गज चेहरों ने इमरान खान को इलाज मुहैया कराने को लेकर के प्रधानमंत्री पाकिस्तान शहबाज शरीफ को चिट्ठी लिखी है। तो गलत जगह लिख दी है चिट्ठी, कहीं और जानी चाहिए थी। लेकिन इन्होंने अपनी लिस्ट में, इनकी लिस्ट में 3 भारतीय क्रिकेटर्स भी हैं, कपिल देव, सुनील गावस्कर, दिलीप वेंगसरकर, मतलब स्टॉलवर्ड्स हैं। और इन्होंने इमरान खान के साथ हुए बर्ताव और उनका साथ बर्ताव जो हो रहा है उसको चिंता व्यक्त की है और बेहतर इलाज के लिए अपील की है वहां के प्रधानमंत्री से कि इनको उचित इलाज मुहैया कराया जाए, वो भी बिना देरी के। कपिल देव ने क्या कहा है, सुनते हैं। We don't know the law of the country, that's fine, but humanity and simple giving the facilities to a prisoner, whoever may be, and he was a former prime minister of the country and a top cricketer of the world, we want he should get the best treatment, what as we are asking for. We are not asking for anything else. We are not asking for any replies, we are requesting. When you request, you are not asking for reply. कपिल देव साहब ने इस चिट्ठी का हिस्सा जब बने होंगे तो उनको भी मालूम होगा कि इसका क्या अंजाम क्या होना है, लेकिन ये जरूरी है चीजें। इमरान खान एक पूर्व प्रधानमंत्री हैं, छोड़ दें कि वो क्रिकेटर थे, सेलिब्रिटी थे, वो एक देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। उन्हीं का सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इनको और दिन भी बताए, इतने दिन मिनिमम अस्पताल में रखिए ले जा करके, और उस आदेश की अवहेलना हो जाती है। 4 घंटे बता रहे हैं सर, 4 घंटे के लिए वहां ले जाया गया रातों रात और फिर रातों रात ले गए किसी को और फिर वापस शिफ्ट कर दिया। तो ये वहां ब्रिटेन में 40-50 सांसदों ने चिट्ठी लिखी है कि इनके साथ बड़ा बुरा रवैया जो है वहां की सरकार, अमेरिका ने भी कहा जी अमेरिका। लेकिन अब अमेरिका चाहे तो बाहर आ ही जाएंगे, लेकिन इमरान खान के साथ हो तो बहुत बुरा रहा है। हाँ सर, इस पर हम लोग बार बार चर्चा कर रहे हैं कि जिस तरह से सरकार कर रही है, और ये बार बार चर्चा हम लोगों ने की कि वो सरकार इनको बाहर नहीं आने देगी क्योंकि उसको उनका पॉलिटिकल रिपरकशंस बहुत लग रहा है। और वो एक शर्त जिसकी चर्चा बार बार होती है कि भाई यदि वो विदेश चले जाए तो फिर भी कुछ हो सकता है, लेकिन बताया गया कि इमरान साहब वहाँ पर वो तैयार नहीं है, ये कोई डील नहीं करना, कोई डील नहीं करना चाहते। तो वो डील का है, और मैं तो इसको अच्छा मानता हूँ। हो सकता है हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोग इस पर भी नाराज हो कि भाई क्यों उनके लिए चिट्ठी लिख दी पाकिस्तान के लिए। वो तो उसने वो आदमी कम से कम दमखम दिखा रहा है कि मैं लड़ सकता हूँ। बल्कि होना चाहिए हमें तो, बल्कि और हम लोग बार बार कह रहे हैं कि इस लड़ाई को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहिए हम लोगों को, इमरान खान वाली भी। और मैं तो यहाँ पर फिर से वही बलूचिस्तान और पीओके की बात को भी लगातार कह रहा हूँ कि उस पर भी अब हम लोगों का रुख थोड़ा सा, हम लोग उससे लेकिन सर बात कर रहे थे ना कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्यों आया, तो वो साफ हो गया। आप हम लोग ने प्रोग्राम में उसकी चर्चा नहीं की शायद, कि वो मुनीर ने जो है अपने सर्विस रूल्स, उनका जो बिल था वो पास करवा लिया। अब वो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों की अपॉइंटमेंट्स सब कुछ वो करेगा। ट्रांसफर, पोस्टिंग, किसको लगाना, किसको प्रमोट करना, तीनों सेनाओं में, वो उसके लिए उसको सर्विस रूल्स के लिए एक कानून बनाना था। शायद ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट, शायद ये लोग हिला हवाली कर रहे हो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ, तो उसने दबाव के लिए ये शायद उसको लेके आर्मी में रिजेंटमेंट है, जिस तरह की पावर्स उनको मिल गई और ले लिया उन्होंने। लेकिन पहले इमरान खान की बात देखो, आपने कहा कि यही कहा जा रहा है सर कि इमरान खान को बाहर निकाल के बिल्कुल तात्कालिक दबाव बनाए, वो एक बार्गेन कर ली थी उसने। लेकिन कुल मिला के इमरान खान प्रधानमंत्री तो रहे ही रहे। वो आप 70-80 का दशक याद कर लें, 90 तक का, तो सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरे साउथ एशिया के जो अपकमिंग क्रिकेटर्स थे उनके रोल मॉडल रहे। जनरेशन उस आदमी से इंस्पायर हुई है। बहुत बड़ा आइकॉन था, बहुत बड़ा ऑलराउंडर था क्रिकेट का। और जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, ठीक है, उनका भी स्टांस कुल मिला के एंटी इंडिया रहा। वो हम उनकी घरेलू बहुत फेवरेबल नहीं थे इंडिया, घरेलू राजनीति का दबाव हम समझ सकते हैं। उसके बावजूद कुछ चीजें, राजनीति, कूटनीति, सारी चीजों से प्राप्त, जैसे कपिल देव कह रहे थे, ह्यूमैनिटेरियन,
भाई एक बीमार आदमी है, देश का पूर्व प्रधानमंत्री है, जिस व्यक्ति ने अपने देश के लिए वर्ल्ड कप जीता, वो इतना बड़ा क्रिकेटर है, अपने देश का मान बढ़ाया दुनिया में, आप उसको जरूरी इलाज भी मुहैया नहीं करा सकते सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद। लेकिन पाकिस्तान का जो चरित्र है, जैसा मैंने अभी बात हो रही थी, इमरान पहले प्रधानमंत्री नहीं है पाकिस्तान के जिनको जेल की यात्रा करनी पड़ी है, 7वें हैं। पहले सोहरावर्दी थे 1962 में। तो पाकिस्तान का इतिहास नवाज शरीफ तक देख लीजिए। नवाज शरीफ तो डील करके गए थे अपना इलाज कराने। लंदन चला गया, हाँ, सऊदी अरब ने और इंटरवेंट मजे किया की था। बात यह कि उसने वहां जाके इलाज भी नहीं कराया। नहीं, वो तो डील की, वहां से एस्केप रूट था उसको। अरे सर, दिखावे के लिए किसी अस्पताल में भर्ती हो जाता, उसने वो भी नहीं किया। लेकिन देखिए, इंसानियत का तकाजा है, अमेरिका समेत बाकी मुल्कों, जैसे हमारे क्रिकेटर्स ने कहा, जवाब बनाना चाहिए, इलाज करवाइए। सर इसमें इंसानियत कहाँ से आ गई सर? आप पाकिस्तान और इंसानियत दोनों एक साथ में कर रहे हैं। भाई वहाँ अनिवार्य शर्त है कि अगर आप प्रधानमंत्री बनते हैं तो आज नहीं तो कल सेना आपको जेल में डालेगी। अगर वहां के नेता सेना के साथ गठजोड़ करके आतंकवाद की फैक्ट्री चला रहे हैं तो उनका हश्र यही होना है। जो काम आप करते हैं, वो कहा जाता है ना कि जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। अच्छा, आपने याद असली मसला तो वही है ना कि वो जो काम उसको आता है वो वही कर सकता है अच्छे से। वो आतंकवादियों को जो पनाह देता है, ऐशगाह सा बना दे, तो ये पाकिस्तान कर सकता है। आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद को लेकर के एक बड़ा खुलासा हुआ है। बहावलपुर में ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के जैश ए मोहम्मद आतंकवादी संगठन का हेडक्वार्टर जो भारतीय सेनाओं ने ध्वस्त किया था, अब वो दोबारा तैयार हो रहा है। उसकी तस्वीरें आई हैं। इसे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पूरी तरह मटियामेट कर दिया था। हेडक्वार्टर के अंदर नए और चमकदार संगमरमर का फर्श लग गया है और इस निर्माण का जो खर्चा है वो पाकिस्तान की सरकार ने फंड किया है। जानकारी के मुताबिक जैश ए मोहम्मद को पाकिस्तानी अधिकारियों से 25 करोड़ रुपए की मदद मिली थी। हम लोग थोड़ा चूक गए। आपको मैं दिखाता पहले जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या हालत कर दी गई थी इसकी, पूरा खत्म। और अब देखिए कैसे बहावलपुर का ये आ गया। अब ये दोनों तस्वीरें अगर एक साथ दिखा सके ना तो लोगों को, दर्शकों को थोड़ा कंपैरिजन करने का मौका मिल जाएगा। ये तस्वीर और अब कैसा दिखता है ये, वो एक साथ दिखा दीजिए जरा। अभी जो हाँ, ये देखिए तो ये फर्श पर, लेकिन मुझे लगता है अरे ये इतनी प्रिसीजन स्ट्राइक थी, ऊपर गुंबद से घुसी थी मिसाइल। हाँ, वो और बीच में एक के बाद एक दिखती है हर इस फ्लोर पर छेद करता ये वाला जो हिस्सा है ना। लेकिन बना लिया उन्होंने दोबारा। नहीं, लेकिन ठीक किया मेरे ख्याल से सरकार ने, क्योंकि जिसके लिए काम कर रहे हैं वो भी ना करें, ये तो कोई बात ठीक नहीं है। मतलब इसमें मुझे कोई आपत्तिजनक बात लग रही है, आपको लग रही है हर्ष? भाई वो काम ही सरकार के लिए कर रहे हैं। हाँ, तो लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है। एक बात है, उनकी जिम्मेदारी है ये। एक बात है, हाफिज सईद और मसूद अजहर, ये दोनों मतलब भूले से भी कहीं नजर खुले में नहीं आए, नजर नहीं आते, नजर ही नहीं आए, एक तस्वीर नहीं आई दोनों की। अब कहने को हाफिज सईद को बताया जाता जेल में है, मसूद अजहर, कुछ लोग तो अभी दावा करने लगे कि वो मर गया शायद और डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा। ये भी ऐसे भी दावे होने लगे। सर हाफिज सईद और ये दोनों सेना के बेसमेंट में, उनको पता है कि बाहर आएंगे तो इंडिया सैटेलाइट से पता कर लेगी और फिर एक ड्रोन उनके ऊपर आके गिरेगा। उनको इतनी डर है भारतीय आर्मी का कि वो बाहर निकलने की स्थिति के अंदर नहीं है। और ये जो पैसा लगाया है 25 करोड़ रुपया, तो ये पाकिस्तान सरकार ने अपने बजट से नहीं दिया, ये तो दुनिया भर से जो उनको कर्जा मिलता है उसमें से IMF का पैसा लगा दिया, अमेरिका से किसी डेवलपमेंट का पैसा मिला वो लगा दिया, किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से किसी डेवलपमेंट के लिए पैसा आता है उसमें से चोरी करके आतंकवादियों को दे देते हैं। जब भी तो पाकिस्तान की फटियाल हालत है। सऊदी अरब का पैसा वापस आप करोगे नहीं, UAE का वापस करोगे नहीं, लेकिन आतंकवादी संगठन। आपने जो बात कही ना, सीरियस नोट पर बात कहूँ, ये तो आम दावा है कि भाई वो दुनिया भर से कर्ज लेता है और उनका काम ये करता है, मगर इन कामों के लिए पाकिस्तान की सोसाइटी खूब पैसा देती है। हाँ, पूरी सोसाइटी लोग वही ना सर, क्या मानसिकता है? अरे भाई भारतीय सेना ने इसको डैमेज कर दिया, अच्छा हम आपको पैसा देते हैं, आप बनाइए और फिर भारत से आप लड़ने की तैयारी कीजिए। तो भारत का जो के प्रति जो नफरत है, भारत से जो लड़ने की तैयारी, उसी आधार पर तो ये सारी व्यवस्था करते हैं। अभी खबर आ रही थी कि जो 19 से लेकर 21 तारीख तक 60 प्लेन तुर्की से जो उतरे थे पाकिस्तान में, वो तमाम ड्रोन आए। तो ड्रोन क्यों लिए? वो इसलिए लिए ना कि सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान का आपस में गठबंधन हुआ है और वो भारत का डर दिखा एक नया एडिशन होने वाला है, वो खबर आपको आगे दिखाऊंगा मैं। अच्छी खबर याद दिला दी समीर जी ने। अब लेकिन मिडिल ईस्ट का एक अपडेट आपको दे दें। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव जो चल रहा है, इस सब के बीच आसिम मुनीर वो एक सीक्रेट मिशन पर फिर ईरान पहुंचा है। 5 महीने में मुनीर का तीसरा ईरान दौरा है। ईरान अमेरिका के बीच बातचीत फिर से शुरू करने को लेकर आसिम मुनीर हो सकता है ईरान के नेतृत्व को बनाए।
ईरान और अमेरिका के बीच 60 दिन का युद्ध विराम चल रहा था जो 17 अगस्त को खत्म हो गया है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल को लेकर दोनों में रह रहकर बमबारी हो रही है। और मुनीर के ईरान दौरे को मक्का पैक्ट मतलब इस्लामी नेटो से भी जोड़कर देखा जा रहा है, जिसमें अभी ये 3 देश हैं, तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब। अब ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि आसिम मुनीर बेसिकली ट्रंप के मैसेंजर है। वो जो कहते वो, और ईरान को भी ये पता है कि वो कोई दोनों देशों के बीच किसी हैसियत से सुलह सफाई वाली भूमिका में नहीं है। वो अमेरिका जो चीज कन्वे कराना चाहता है, आसिम मुनीर वो जाकर के उनको वो कन्वे करता है। बीच में तो कितना था कि पाकिस्तान ने साहब दुनिया की सबसे बड़ी जंग रुकवा दी, क्या हुआ? अब वो जंग तो अभी भी चल रही है और अभी जो दोनों देश एक दूसरे के लिए बातें कर रहे हैं, न जाने कब किसी दिन जो है कोई दुनिया के लिए और बड़ी खबर आ जाए। क्यों आसिम मुनीर से कोई उम्मीद है आपको त्रिपाठी जी? नहीं, मतलब आसिम मुनीर से किसी तरह की उम्मीद करना ये तो शुतुरमुर्ग जैसे सर गाड़ लेता है, उससे भी ज़्यादा कुछ नेक्स्ट लेवल की चीज़ होगी। कुल मिलाकर क्या है, कुल मिलाकर सबसे बड़ा कल्प्रिट तो अमेरिका ही है। अच्छा। और हमें बार बार ये बात, कम से कम भारत के लोगों को, सरकार का अपना एक पक्ष है, लेकिन हमें बार बार ये बात कहनी पड़ी, क्योंकि हम जब अभी कह रहे थे कि 3 देशों के बीच में समझौता हो गया, उसमें क्या है, हम ये भी जानते हैं कि आसिम मुनीर जो कुछ कर रहा है वो अमेरिका के यानी ट्रंप के कहने पर ही कर रहा है। हमें यह भी पता है कि पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं है कि वो भारत के सामने टिक सके। हमने बर्बाद कर दिया उनके आतंकवादी ठिकानों को, वो आज देखिए वो बर्बाद से फिर शीश महल बन गया, क्या स्थिति बन गई वहां। तो अगर ये सब कुछ अमेरिका को नहीं दिखता है, अगर इस सब के बावजूद ये सारी चीजें, क्योंकि इनको आप अलग अलग नहीं कर सकते, जितनी खबरें अभी हम लोग बात कर रहे हैं वो सब उससे जुड़ी हुई, उसकी धुरी अमेरिका जाके टिकती है। चाहे वो आप इमरान के जेल में जाने की बात करें, चाहे बहावलपुर में उस आतंकवादी ठिकाने के बन जाने की बात करें, और चाहे इस पैक्ट की बात करें, तो ओवरऑल जो कहें वो यही है। ईरान वो भी उसी स्थिति में है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। तो एक तरह से कहें कि वो एक थोड़ा सा स्पेस खोजने की कोशिश करता है, फिर उसको लगता है अच्छा चलो हम लड़ सकते हैं, वरना उसको तो ये बहुत अच्छे से पता है कि पाकिस्तान ने कभी भी ईरान के हक की कोई बात नहीं की, आज तक नहीं की। अच्छा, अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अब एक और मोर्चे पर तैयारी कर ली है। अमेरिका ने इकोनॉमिक डी डे का ऐलान किया है। मतलब अमेरिका ईरान को आर्थिक रूप से तबाह करना चाहता है। अमेरिकी धमकी से चीन पर भी बड़ा असर पड़ सकता है, क्योंकि इसके तहत चीन पर भी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। मतलब जो भी देश ईरान की मदद करेगा उस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाने की तैयारी ट्रंप कर रहे हैं। और ट्रंप की इस धमकी को कुछ लोग ईरान से ज्यादा चीन से जोड़ करके देख रहे हैं कि ईरान बहाना है और चीन को कुछ नुकसान पहुंचाएं। लेकिन ये वाली फिल्म हम पहले भी देख चुके हैं। याद कीजिए, ट्रंप ने कई महीनों पहले जो वो एक पागलपन सवार हुआ था, टैरिफ वाला, वो शुरू किया था। चीन नहीं झुका, हम भी नहीं झुके, लेकिन हमने रिटेलिएशन में कुछ नहीं किया था। लेकिन चीन ने क्या किया? चीन ने टैरिफ के जवाब में उतना ही टैरिफ, बल्कि ज्यादा दुगना टैरिफ जो है लगा दिया। 100% तक पहुंच गए थे दोनों, टिट फॉर टैट करते 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 करते। अब ये सुनने में आ रहा है कि ये ईरान के तेल को पूरी तरीके से प्रतिबंध कर देंगे। अब 80% ईरान का तेल चीन खरीदता है, तो लाजमी सी बात है कि चीन को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन चीन आर्थिक तौर पर इतना संपन्न है, इतनी बड़ी इकोनॉमी है, आप उसको पिनलाइज करेंगे तो वो उसका भी जवाब देगा। बाकी अगर किसी को लगता है कि आप ईरान का तेल रोक देंगे तो चीन का कुछ बिगड़ जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके पास 1 साल का रिजर्व है, और हमने भी तो इंतजाम कर लिया ना दुनिया भर से, हमारा भी तेल बंद हुआ, हमने भी इंतजाम कर लिया। तो चीन को आप कोई बड़ा नुकसान पहुंचा पाएंगे, इसकी गुंजाइश लगती नहीं है। सवाल इतना भर है कि क्या ट्रंप एक्चुअली चीन से कोई पंगा लेने की फिराक में है? पंगा लेने की कोशिश लगातार कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से चाइना ने रेस्पॉन्ड किया, और ये बात ठीक है कि ये तो ईरान की अब इकोनॉमी कौन सी बची, कब से तो वो खत्म कर रहे हैं। 79 से उसमें प्रतिबंध नहीं, अभी भी ट्रम्प साहब भी कितने बार तो ब्लॉकेट जो किया हुआ है ब्लॉकेट, हाँ, तो वो इसलिए नहीं, तो वो मसला चाइना का ही है, चीन को लेकर ही वो लगातार कर रहे हैं। लेकिन चीन की ताकत जो है, अमेरिका जो है उसको झुका नहीं पाया उस तरह से बार बार, और बल्कि उन्होंने रेस्पॉन्ड किया थोड़ा सा हार्ड वे में, चाइना ने ट्रंप साहब को। तो वो उसको लगातार किसी न किसी बहाने से फिर वो वहाँ पर जाना चाहते हैं, कुछ मुकाबला करना चाहते हैं। अब एक तो ट्रंप साहब पर बहुत बोलने में मेरे को डर लगता है, कल आप इतना बोल रहे हैं, फिर वो कल मिल जाएं जिनपिंग साहब से मुलाकात, माय फ्रेंड जिनपिंग, तो इसलिए कुछ कुछ उनका चलता रहता है। और वो ईरान के साथ भी वेरी ग्रेट मैन। लेकिन मतलब अभी मसला चाइना का है। बात चलिए तो कर लें, वो खबर छूट गई थी, अच्छा आपने याद दिला दिया, मैं बल्कि माय फ्रेंड से मुझे याद आ गया। वो अभी आज एक और कंट्रोवर्सी हो गई है सर, ये जो भारत में जो अमेरिका के राजदूत हैं, तो इन्होंने ये कहा कि जब अभी G7 की मीटिंग में प्रधानमंत्री फ्रांस गए थे, तो उस दौरान एक
ये डिप्लोमेटिक तरीका है, मतलब परंपराएं हैं कि आप एक दूसरे से पूछते हैं कि भाई आपकी कोई खास बात आप रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, जब दोनों नेता मिले तो कुछ हो। तो भारत की तरफ से एक आ गया था भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, दोनों नेता मिलेंगे, फोटो वोटो खींचेगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी। तो ये बात सर्जियो गौर ये कह रहे हैं कि मैंने ट्रंप को मैं जब मिला तो उन्होंने मुझसे पूछा कि उनकी साइड से कोई रिक्वेस्ट आई है, तो मैंने उनको बता दिया कि उनकी ये रिक्वेस्ट आई। उन्होंने बोला ठीक है। और उसके बाद जब वो बैठे तो जब भी बायलैटरल होता है तो वो दोनों नेता जब बात करते हैं तो कैमरे तो होते हैं तस्वीरें खींचने के लिए। ट्रंप ने ये नया स्टाइल शुरू किया कि वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दो। तो ट्रंप गए भूल कि अरे इन्होंने ये कहा था कि हम सवाल जवाब नहीं करेंगे, केवल फोटो होगी। और ट्रंप ने वहां पर 40 मिनट 50 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। तो इसको लेकर के हमारे यहाँ पर सरकार को घेरा जा रहा है कि भाई ये कैसी दोस्ती है। एक स्पेसिफिक रिक्वेस्ट थी कि नहीं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, तो ये कह देना कि ट्रंप भूल गए, ये तो बड़ी इजी लेजी एक्सप्लेनेशन है। भूल कैसे गए, इतना बड़ा आदमी कैसे भूल जाएगा ये बात, जब उसको खास तौर पे बताया गया। त्रिपाठी जी बताइए। नहीं, देखिए मैं कतई नहीं मानता हूं कि ट्रंप भूल गए। ट्रंप पिछले, मतलब एक तरह से पिछले क्या छोड़ दें उसको, जब से ये वाला कार्यकाल मिला है उसमें कोई कसर नहीं छोड़ते हैं भारत को कट्टू साइज करने की, कोई कसर नहीं छोड़ते हैं भारत को असहज करने की। चाहे वो ऐसे मंच हो, चाहे वो इकोनॉमिक ट्रेड डील हो, चाहे वो इंटरनेशनल फोरम्स हो। यह अलग बात है कि उनको बहुत गुंजाइश नहीं मिल पाती। उनकी सरकार ने हमें इकोनॉमिकली सब कुछ करने की कोशिश करके देख ली, कुछ भी छोड़ा नहीं है। उन्हीं के सेनेट ने तो वो कितना 500% तक का सजेशन आ गया था कि टैरिफ 100% वाला तो हो गया, उन्हीं की गवर्नमेंट एक हाउस से पास हो गया। लगातार इतना अनस्टेबल करने की कोशिश की हमारी इकोनॉमी को। आप जरा सोचिए, पूरा का पूरा टेक्सटाइल का मार्केट वो उन्होंने डिस्टर्ब कर दिया। ये सब लगातार ट्रंप करते हैं और इसीलिए कई बार लगता है कि वो शायद कुछ ऐसा चाहते हैं जो भारत नहीं होने दे रहा है, और इसी वजह से इस तरह की ट्रेड डील आज तक नहीं हुई। भूल जाने वाला, मैं मतलब वो तो बिल्कुल ही न मानने वाली बात। ठीक है। ये इस्लामिक नेटो, बांग्लादेश के भी इसमें शामिल होने की चर्चाएं हुई। आज एक खबर छपी हुई थी, ये जो मक्का अकॉर्ड हुआ है, इसमें तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब, ये इन्होंने एक पैक्ट किया, एक देश पर हमला, तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। बांग्लादेश की तरफ से ऐसी बातें हुई हैं कि वो भी इसमें शामिल होना चाहता है। बांग्लादेश सरकार में फॉरेन अफेयर्स के राज्य मंत्री हुमायूं कबीर, उन्होंने कहा कि इस सो कॉल्ड इस्लामिक नेटो में शामिल होने की संभावनाओं के प्रति बांग्लादेश सकारात्मक रुख रखता है, लेकिन वह ऐसा करेगा अपने हितों को ध्यान में रखकर करेगा। 7 अगस्त को मक्का में यह अकॉर्ड हुआ था, जिसमें सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान, इन्होंने ये पहले तो सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच हुआ था, फिर उसमें तीसरा देश तुर्की शामिल हुआ है, जिसकी ट्रंप ने प्रशंसा भी की कि ये देश ईरान से बचाव के लिए अब खुद पहल करने लगे हैं। तो उन्होंने कहा ये अच्छी बात है। अब बांग्लादेश कह रहा है कि हम भी इसमें जो है वो शामिल होंगे। इसमें अगर आप सऊदी अरब को सर बाहर कर दें, क्योंकि उस देश से हमारे अच्छे संबंध हैं। तुर्की ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया ऑपरेशन सिंदूर में वो किसके साथ खड़ा है, पाकिस्तान है ही, और बांग्लादेश के साथ भी हमारे संबंध ठीक हैं। लेकिन इन दिनों बांग्लादेश से जैसी आवाजें आती हैं, अभी जैसे तारिक रहमान का दौरा नहीं हो पाया भारत में, उसे भेजिए, और लगभग तय हो गया था कि तारिक रहमान बांग्लादेश में भारत आ रहे हैं, और नहीं आए, तो वो भी उसी कतार में खड़ा होना चाहता है। देखिए, अगर सऊदी अरब को अपवाद मान लें तो ये कुल मिलाकर के भारत विरोधी जमावड़ा है। और ज्यादा खतरनाक ये है कि ये मजहब के नाम पर बन रहा है। ये इस्लामिक नेटो है, जिसको कहा भी जा रहा है इसमें, जब मैका अकॉर्ड नाम रख दिया उसका उन्होंने। जी, तो ये ज़्यादा खतरनाक वो है। दिक्कत हमारी ये है कि जिन देशों से हमारे अच्छे संबंध रहे, सऊदी से तो अभी भी हैं, बांग्लादेश के तो हम बड़े भाई थे। हमने 71 में बांग्लादेश बनवाया, पाकिस्तानी दमन चक्र उससे मुक्त करा के सेना से उसको, लेकिन वो भी उसी कतार में है, उसी रास्ते पे जा रहा है। तारिक रहमान का ना आना, गंगा वाटर ट्रीटी और तीस्ता पर दबाव बनाना, शेख हसीना के प्रत्यर्पण के बहाने दबाव बनाना, कुल मिला के सारी चीजें इंडिकेट जो कर रही है कि बांग्लादेश हमसे दूर जा रहा है, पाकिस्तान के चंगुल में जा रहा है। और सबसे बड़ा खतरा इन सब के पीछे चीन की जो भूमिका है वो हमारे लिए ज्यादा खतरा। जहां जहां पाकिस्तान चाइना का नेक्सस का इंडिया के खिलाफ है, तो इसमें चाइना एंगल भी है, डेफिनेटली है। सऊदी अरब से तब तक ही संबंध, जी बोलिए। मैं कह रहा हूँ सऊदी अरब से तब तक ही भारत के संबंध अच्छे रहेंगे जब तक पाकिस्तान से युद्ध नहीं होगा, क्योंकि अब तो वो एग्रीमेंट में चला गया है ना कि भाई एक देश पे हमला, दूसरे देश पे हमला मारा जाएगा। जिस दिन भारत पाकिस्तान युद्ध करेंगे, सऊदी अरब की मजबूरी होगी कि पाकिस्तान का साथ दे, कि उस एग्रीमेंट में अब चला गया है। तो जब तक युद्ध नहीं है तब तक सऊदी अरब भारत के साथ है। जिस दिन पाकिस्तान के साथ हम युद्ध में जाएंगे, उस दिन
तुर्की और सऊदी अरब इन पाकिस्तान सब का साथ देशों दे के रहे पास हैं। कोई ना कोई एक्सक्यूज है जोड़ने का। बांग्लादेश के पास क्या एक्सक्यूज है? अरे अभी बांग्लादेश को तो अपना इतिहास ही पाकिस्तान के साथ देखना चाहिए ना, कि पाकिस्तान ने उसके साथ क्या किया। Exactly. उसके बाद वो जा रहा है, किस अत्याचार और कितनी हिंसा हमारे- बांग्लादेश के लोगों पर पाकिस्तान ने की है, उसके बाद वो अगर पाकिस्तान के पास जा रहा है, तो मुझे लगता है कि ये बांग्लादेश को सोचना चाहिए भविष्य के लिए। ये आप कुछ बोल रहे थे? एक लाइन केवल बोल रहा हूँ कि जब ये एससीओ समिट थी, जब प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ गए थे, भारत चाइना में था, जी। तब वहाँ पर इसकी बार बार आपको मैं ध्यान दिला रहा हूँ कि उस समय बड़ी मीटिंग हुई चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश की, और उसमें सिक्योरिटीज को लेकर सिक्योरिटी कंसर्न्स पर बात हुई, और उसके बाद इन दोनों देशों ने जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो भी किया है। तो ये कोई आज एकदम नहीं हुआ, उसमें सऊदी अरब शामिल हो गया क्योंकि वो मैका का वो बना दिया उन्होंने। ठीक है, लेकिन इसमें एक चलती हुई धारा वो भारत की है, सभी सऊदी अरब को छोड़ दो तो बाकी सबके साथ तो है। एक थाईलैंड की खबर मैं आपको बताऊं, हमारे आस पड़ोस के ही देश है। दक्षिणी थाईलैंड में जबरदस्त हिंसा हो रही है। मुस्लिम बहुल प्रांतों में जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं और घरों, दुकानों, सरकारी संस्थानों में आगजनी की जा रही है। मुस्लिम बहुल इस क्षेत्र के लोग इन इलाकों में अलग प्रशासनिक व्यवस्था चाहते हैं। पट्टानी, याला और नाराथिवत ये दक्षिण प्रांत, जैसे दक्षिणी प्रांत हैं, और यहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन काफ़ी है। ओवरऑल थाईलैंड बौद्ध बहुल देश है, और इन एरिया में रहने वाले लोगों का, मतलब मुस्लिम पॉपुलेशन के लोगों का ये आरोप है कि उन्हें दोयम दर्जे के नागरिक के तौर पर देखा जाता है। विद्रोही समूह इन क्षेत्रों के लिए स्वतंत्र या स्वायत्त शासन व्यवस्था, ऑटोनॉमी चाहते हैं। साल 2004 से ही दक्षिणी थाईलैंड में अलगाववादी आंदोलन और सुरक्षा बलों के बीच संघर्ष जारी है, जिसमें अक्सर सरकारी ठिकानों पर, सुरक्षा चौकियों पर वार किया जाता है, उनको निशाना बनाया जाता है। तो ये एक बड़ी शक्ल ले चुकी है ये वायलेंस जो है। जुड़ा हुआ नहीं अभी आपको, लेकिन नेपाल में भी याद होगा, नेपाल में भी अभी दंगे हुए थे, वहाँ भी जो कुछ मुस्लिम एरियाज थे वहाँ काफ़ी वायलेंस हुई थी, तो उसको हिंदू मुस्लिम राइट के तौर पर देखा गया था। यहाँ वाला मामला जो है ये क्षेत्रीय ऑटोनॉमी से जुड़ा हुआ है, जिसकी लगातार मांग कर रहे हैं। तो ये एक खबर मैं आपको बताता। एक मणिपुर की एक खबर आपको दिखाता हूँ मैं जाते जाते। 2 प्रदर्शन हुए मणिपुर में। वहां आप जानते हैं मणिपुर में एक विवाद तो जो भी पीछे हिंसा हुई थी मैतेई समाज और कुकी समाज के बीच हुई थी। अब वहां सेंसस की कार्रवाई चल रही है, लेकिन एक बड़ा प्रदर्शन हुआ इस बात को लेकर के, ये देख रहे हैं आप, कि पहले एनआरसी फिर सेंसस। वो लोग मांग कर रहे हैं पहले एनआरसी करो, कौन भारतीय है पहले यह सुनिश्चित हो, फिर उसका नाम सेंसस में दर्ज हो। हम ऐसे सेंसस नहीं होने देंगे। और ये पिछले कुछ दिनों में लगातार प्रदर्शन ऐसे वहां पर किए जा रहे हैं। इनफैक्ट ये मैतेई समाज की मुख्य तौर पर मांग है कि यहाँ पहले एनआरसी होना चाहिए। एक दूसरा प्रदर्शन भी हुआ, वो भी बड़ा प्रदर्शन था, उसकी तस्वीर भी दिखा दीजिए। वो प्रदर्शन हुआ जो देश में कानून बन गया है वक्फ का। हैरानी होगी देख के आपको, मणिपुर है, वहां वक्फ में, वक्फ काउंसिल में, वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमान को, जिसका प्रावधान बिल में, कानून में कर दिया गया है, एक गैर मुसलमान को बोर्ड में शामिल करने के खिलाफ मुस्लिम समाज ने उतर करके प्रदर्शन किया। कहानी 2 प्रदर्शनों की। जी समीर जी। दोनों, मुझे लगता है कि इसके पहले जो आपने थाईलैंड का बताया वो भी एक अलार्मिंग सिचुएशन है भारत के लिए। मतलब देखना चाहिए कि थाईलैंड में किस तरीके से उन लोगों ने, मुस्लिम लोगों ने, जहां उनकी थोड़ी ताकत बढ़ी, उन्होंने किस तरीके से वहां पर एक अपनी एक अलग टेरिटोरी और एक अलग हिस्से की मांग की है। और दूसरी ये कि जो मणिपुर में हो रहा है, मणिपुर तो लंबे समय से चल रहा है, लेकिन अब जिस तरीके से वहाँ मुस्लिम कम्युनिटी का एक बड़ा प्रदर्शन हुआ है, मैतेई कम्युनिटी वहाँ जिस तरीके से प्रदर्शन कर रही है, ये मुझे लगता है फिर अभी लंबा चलने वाला। अब केंद्र सरकार इसको लेकर क्या करती है। लंबे समय वहाँ राष्ट्रपति शासन रहा है, अभी वहाँ सरकार बनी है, तो भल्ला साहब को वहाँ पर गवर्नर बना के भेजा गया है, तो क्या आने वाले समय में वहाँ पर कोई बैठक करके कुछ नहीं। मणिपुर पर, लेकिन कुछ भी हो, मुझे लगता है कि ये तो बड़ी जायज सी मांग है, और ये कई बार कहा जाता रहा है, और मैं तो इसको बार बार कहता हूं कि भाई हर किसी को जिसको संदेह है उसको भी जो कह रहा है कि नहीं अच्छा है, तो एसआईआर तो ठीक है, लेकिन बिना एनआरसी के कैसे तय हो पाएगा। और किसी भी देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत आवश्यक है कि उस देश के नागरिकों की पहचान अच्छे से हो। और ये वक्फ वाला प्रदर्शन नहीं, वक्फ वाला प्रदर्शन अगर कानून बनने के बाद इनको लग रहा है तो ये अपनी अपील अगर लेके जाना चाहे लेके जाएं, इसमें तो कोई ऐसा है ही नहीं। ये तो बड़ा सीधी सी बात है भाई। ये तो मतलब इसको जाने का मतलब ये थोड़ी कि आप विरोध नहीं कर इसको सकते। तय करना पड़ेगा ना कि ये मतलब संपत्ति के आधार पर कर रहे हैं या धार्मिक आधार पर कर रहे हैं, क्योंकि वक्फ का मैनेजमेंट तो पूरी तरह संपत्ति का मसला है। तो ये दोनों मतलब इससे लंबी डिबेट हो चुकी है, तो इसको तो देखना पड़ेगा। ये मजहब के आधार पर हो रहा है नहीं, लेकिन गैर मुसलमान क्यों हो वक्फ बोर्ड में, उनका प्रदर्शन इसके खिलाफ है।
नहीं, मजहब के आधार पर है नहीं ना, क्योंकि अगर मजहब के आधार पर होता तो उसमें जितनी चीजें, उसमें संपत्ति का क्या लेना देना है भाई। आप तो ये कह रहे हैं कि इसमें हम मुसलमानों के जो गरीब लोग हैं उनका एक मसला करेंगे, उसमें कोई धार्मिक मसला तो है नहीं। ठीक है, उसमें कुछ जगहों पर मस्जिद भी है, कुछ जगह पर ईदगाह भी है, लेकिन कुल मिलाकर मसला क्या है कि आप कह रहे हैं कि हम उनके लिए दान कर रहे हैं, तो मैनेजमेंट का मसला है ना, संपत्ति के मैनेजमेंट का मसला है। तो ये थी आज की खबरों की कहानी। बहुत धन्यवाद त्रिपाठी जी, विजय जी, राज